सुप्रभात और नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज गट रिसेट के 7वें दिन में, और अगर पूरे प्रोग्राम की बात की जाए तो 8वें दिन में। इन 8 दिनों में हमने काफी कुछ देखा, और बहुत नई नई चीजें हमने सीखी भी, जो हमें आई एम श्योर कि हम सभी के साथ जिंदगी भर चलने वाली है। क्योंकि ये जो 100 डे का जर्नी हमने शुरू किया है, ये हमारी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर देगा, क्योंकि ये हमें फिट रहने की जो अच्छी आदतें हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करेंगे। हमने इन कुछ दिनों में क्या क्या देखा। वी सॉ कि किस तरीके से आप अपने गट का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो हम गट को कैसे सुन सकते हैं। फिर हमने देखा कि हम गट को किस तरीके से नरिश कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि गट मोशन में जब रहता है तो वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है। देन वी सॉ कि हमारा इनर इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। उसके बाद में हमने कुछ हार्श रियलिटीज को भी देखा और समझा, जो शायद हम ऐसे ही इग्नोर कर जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर हमारे लाइफ में इतना इम्पैक्ट नहीं रखता है। कल हमने देखा कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा खाना ज्यादा सूटेबल है या अच्छा है, या हमारे गट को कौन सा सोर्स ऑफ फूड पसंद है। यानी प्लांट बेस्ड पसंद है या एनिमल बेस्ड पसंद है। कल हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा। तो आप देखिए, हर एक चीज जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है वो हम एक एक टॉपिक की तरह रोज नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं। एंड ये ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे चलकर हमारे इस पूरे जर्नी में, नॉट ओनली इन द जर्नी बट हमें पूरे लाइफ में ये हेल्प करने वाला है। और आज का टॉपिक भी ठीक उसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप थोड़ा स्लाइड में भी देख पा रहे हैं, काफी कलरफुल दिख रहा है ना। आज का टॉपिक है द रेनबो कनेक्शन। यानी किस तरीके से ये कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे गट माइक्रोबायोम को इम्पैक्ट करते हैं, ताकि हम ऑप्टिमम हेल्थ पा सके। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम सभी को पसंद है, और हमने बचपन में ही ये कलर्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखा है। कलरफुल प्लेट हम सभी को पसंद है। जैसे हमें देखना पसंद है कलरफुल प्लेट, उसी तरीके से ये कलरफुल प्लेट हमारे गट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक को आगे ले जाने के लिए मैं आप सभी के सामने आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर श्याम, जो कि डायरेक्टर है ऑफ इनोवेशन एंड साइंस, एंड ये जो लीडिंग इमर्जिंग मार्केट्स हैं उस पोर्टफोलियो को लीड करते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर श्याम ऑन द वर्चुअल स्टेज। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7th डे और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, रेनबो कनेक्शन। मुझे बहुत पसंद है ये पर्टिकुलर टॉपिक। लेकिन आज रेनबो कनेक्शन हमारे वन ऑफ माय प्रस्तुत टॉप साइंटिस्ट हमारे डिपार्टमेंट से स्वाति गुप्ता करेगी। लेकिन उससे स्वाति गुप्ता है हमारे मैनेजर इनोवेशन और ओपन इनोवेशन और पैकेजिंग की, और वो है एक मॉडल, हेल्थ का मॉडल है वो। हर वक्त उनका प्लांट बेस्ड फूड से भरा हुआ है और एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी टू हैव हर हियर टुडे। बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन स्वाति गुप्ता आने के पहले मेरा आज का सोच में बताऊंगा। तो मैं हर दिन लेटेस्ट रिसर्च करता हूँ क्या है दुनिया में। तो बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस में। लेकिन मुझे ये भी याद है कि कई स्टडीज किए हैं 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले। वो स्टडी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां से भी हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलते हैं। तो उसमें से एक स्टडी है, उनका नाम है द चाइना स्टडी। वो बुक का नाम है, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है चाइना कॉर्नेल ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट। चाइना कॉर्नेल ऑक्सफोर्ड प्रोजेक्ट वो 20 ईयर का स्टडी था। तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि वो मोर्टेलिटी, मौत और मौत के बारे में देखा, और फूड और उसका संबंध क्या है। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च किया। और ये 2-3 साइंटिस्ट थे। उनका एक का नाम है डॉक्टर कॉलिन कैंपबेल, और उनके बेटे थॉमस कैंपबेल जुनिशी चेन के साथ, जो चाइना में थी, उनके साथ ये स्टडी किया था। ये 20 साल तक चला। और उनका नतीजा ये था
नंबर 1, डाइट और डिसीज का संबंध, राइट, उसका कोरिलेशन क्या है। तो स्टडी में पाया गया कि एनिमल बेस्ड फूड्स में हाई डाइट से क्रॉनिक डिसीज का रिस्क बढ़ता है। कि एनिमल बेस्ड फूड्स में हाई डाइट होने से क्रॉनिक डिसीज का रिस्क बढ़ता है, जिनमें वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर या हार्ट डिसीज या डायबिटीज और ओबेसिटी शामिल है। सेकंड, उन्होंने देखा कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन का कंजम्पशन क्रॉनिक डिसीजेस को लोअर इंसिडेंस से जुड़ा हुआ था, जबकि एनिमल बेस्ड प्रोटीन के हायर कंजम्पशन से इंक्रीज रिस्क हुआ क्रॉनिक डिसीजेस से। फिर तीसरा, उन्होंने देखा डाइटरी फैट का हायर इनटेक कैंसर और हार्ट डिसीजेस के इंक्रीज रिस्क से था एसोसिएट था। फिर फोर्थ वन, फाइबर का रोल। ज्यादा डाइटरी फाइबर का कंजम्पशन जो अक्सर प्लांट बेस्ड फूड्स में होता है, क्रॉनिक डिसीजेस के लोअर रिस्क से जुड़ा हुआ था। तो उनका रिकमेंडेशन क्या है? उनका रिकमेंडेशन क्या है कि उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट, स्टडी एक प्राइमरली प्लांट बेस्ड डाइट रेकमेंड करती है जिसमें होल ग्रेन्स हो, लेग्यूम्स हो, वेजिटेबल्स और फ्रूट शामिल है, जिससे क्रॉनिक डिसीजेस के रिस्क को प्रिवेंट, रिड्यूस या रिवर्स किया जा सकता है। तो फिर दूसरा बात उन्होंने बताया है कि लिमिट प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स। ये सजेस्ट करता है कि एनिमल बेस्ड फूड्स का इंटेक जिसमें मीट हो, डेयरी जैसे दूध और एग शामिल हो, उनको लिमिट किया जाए, क्योंकि इसके ऑब्जर्व कोरिलेशन वेरियस हेल्थ डिसीजेस से है। थर्ड पॉइंट उन्होंने रेकमेंड किया कि आप होल फूड्स खा लो। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर ज्यादा ख्याल करो, क्योंकि अनरिफाइंड फूड्स कंज्यूम करने पे कंपेयर टू प्रोसेस फूड्स पे, अक्सर जो प्रोसेस फूड में हाई इन सॉल्ट है, फैट है, शुगर है, तो उनका बेनिफिशियल इफेक्ट्स नहीं होते ये प्रोसेस फूड से। तो उनका रिकमेंडेशन है कि होल फूड्स ले लो। फिर ऑफ कोर्स द फोर्थ वन है कि उन्होंने बोला कि लो फैट फूड्स जैसे कि ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, उनका कम करना है और अच्छी फैट इंक्रीज करना है। और फिर फिफ्थ है कि शरीर के डिवर्स डाइट एंकरेज करती है, जो किसी एक टाइप के फूड पे ओवरली रिलायंट नहीं है। उनका ख्याल है कि आप डिवर्सिटी ऑफ फूड खा लो। डिवर्सिटी मीन से आज हम स्पिनच खाएंगे, कल हम ब्रोकली, दूसरे बार केल। तो डिवर्सिटी ऑफ फूड है आपके सेहत के लिए एकदम फैंटास्टिक। तो ये था चाइना स्टडी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी दुनिया में, जस्ट लेकिन मैंने बताया था आपके डाचिंग स्टडी के बारे में, ये चाइना स्टडी भी दुनिया में वन ऑफ द टॉप न्यूट्रिशन स्टडीज। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका एम्फोसिस प्लांट बेस्ड फूड से। चलिए, अब हमारी ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वाति गुप्ता को इनवाइट करेंगे। स्वाति, स्टेज इज योर्स। Thank you, Dr. Shyam, for that great insight. तो अब आप सभी को सुप्रभात। और आज आपका गट्स रीसेट का 7th डे है। आपके डेडिकेशन और अनुशासन के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ। और लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड रेनबो इफेक्ट और रेनबो कनेक्शन क्या है हमारे गट रीसेट के लिए और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आज हम देखें कि अगर कोई मतलब अगर आप ये जो प्लेट देख रहे हैं ये एकदम कलरफुल है, वैसे ही अगर हम कोई चीज देखें कि इसको हम कैसे अपने रोजमर्रा के इस पे यूज करें और उसका हमारे सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई चित्रकार कोई बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना रहा है, अलग अलग तरह के रंग, टेक्सचर और आकार यूज कर रहा है, तो उसको हमने देखने में और उसका इफेक्ट कितना अच्छा आता है। उसी तरह से जो प्रकृति ने हमारे लिए इतने सारे रंगीन फल सब्जियां बनाए हैं जिसमें
हम जानते हैं इतने सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और हम अगर उनको अपने रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल करने लगे तो वो हमारे जीवन में कितने रंग भर देंगे, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो मैं आपको चाहूंगी कि आप सोचें कि आप अपने करंट जो आपकी खाने पीने की आदतें हैं उससे रिलेट करके सोचें कि अगर ये रेनबो इफेक्ट क्या मैं अपने खाने में ला रही हूँ, और अगर नहीं ला रही हूँ तो मैं कैसे ला सकती हूँ। तो आप अपने कम्युनिटी में भी इससे सजेशंस ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा कोशिश करूंगी कि उसके बारे में आपको बताए, ताकि आपको आसानी हो जाए इन चीजों में आपकी आदतों में शामिल करने के लिए। तो जैसे डॉक्टर श्याम ने बोला अभी कि प्लांट बेस्ड डाइट कितना जरूरी है, और इतने सारे चीजें जो है हम खाते हैं, टमाटोज खाते हैं, पम्पकिन खाते हैं, बैंगन खाते हैं, लहसुन खाते हैं, केला खाते हैं, और अगर आप देखें हर एक फल फूल सब्जी जो हम खाते हैं उसमें अलग अलग रंग होते हैं। तो ये रंग क्या होते हैं? ये होते पिगमेंट्स, बेसिकली फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एक तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और वो कैसे उपयोगी होते हैं ये हम देखेंगे। और हमारी नेचर बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ फल फूल सब्जियों तक सीमित नहीं है रंग, ये आपको अपने एनिमल्स में, इंसानों में भी दिखाई देंगे। हमारे स्किन में भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो कि एक पिगमेंट होता है। बहुत सारी मछलियों में आप देखेंगे जो कोई ऑरेंज, कोई गोल्डन कलर के होते, बर्ड्स होते हैं। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो इन विविध कलर के रिच होते हैं, पिगमेंट से रिच होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे गट के लिए कैसे इफेक्ट होता है ये हम समझेंगे। और ये गट माइक्रोबायोम में किस तरह से असर डालते हैं ये हम अभी धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70%, मतलब ये स्टडी कहती है कि 70% ऑफ एडल्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब सिर्फ भारत में नहीं बट दुनिया में अगर आप देखो तो वो कलरफुल फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादातर ये देखा गया है जिसको जो पसंद है जनरली वो वही खाता है, और उसके अलावा ज्यादा चीजें वो ट्राई नहीं करते। अगर भारत को देखें तो भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन एग्री प्रोड्यूस। लेकिन और हमारा कंज्यूमर बेस भी उन चीजों के लिए ज्यादा है। हम सोचते हैं कि भारत ज्यादातर वेजिटेरियन देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। WHO आपको पता होगा, उनके स्टडी के अनुसार जितना भारत में पैदा होता है उस हिसाब से भारत के लोगों के न्यूट्रिशन में या खाने की थाली में उस प्रपोर्शन में प्लांट बेस्ड फूड नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो ऑफ कोर्स उससे जो प्लांट बेस्ड फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमें मिलने हैं तो वो उतने हमें नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम आज कोशिश करेंगे कि ये सब चीजें हम समझें। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कलर आज हमें दिख रहे हैं, और ये कलर्स के सारे फ्रूट वेजिटेबल्स हम जनरली मार्केट में जब भी सब्जी लेने जाए, खरीदने जाए तो दिखते हैं और लेते हैं। तो इस फल फूल में जो कलर है, उसमें जो पिगमेंट्स है, उसमें क्या तत्व है, उसमें किस तरह से वो हमें हेल्प करेंगे ये हम जानेंगे। जैसे रेड कलर के फ्रूट्स, टमाटो हो गए, रेड कैप्सिकम हो गया, आपका तरबूज हो गया, बहुत स्ट्रॉबेरीज, तो ये सारी चीजों में होता है केमिकल या फाइटोन्यूट्रिएंट
कैरोटीनॉइड्स और बीटा एलेनिन्स। वैसे ही ग्रीन, तो ग्रीन सोचते ही आपको बहुत सारी सब्जियां याद आ रही होंगी, पालक, भिंडी, बहुत सारे साग, एवोकाडो, बहुत सारी चीजें। तो ये जो होता है, इनमें होता है क्लोरोफिल और फाइकोसायनिन्स। दूसरे एक गट है जो ऑरेंज येलो कलर के फ्रूट्स का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पंपकिन है, पाइनएप्पल है, पपाया है, मैंगो है। और ये सारे वेजिटेबल्स में क्रिप्टोथैंजिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। वैसे ही वाइट, ब्राउन कलर्स फ्रूट हम लोग यूज करते हैं जिसमें एलिसिन होता है, जैसे लहसुन। ऑरेंज और पर्पल टू ब्लूइश की एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसमें एंथोसायनिन्स, प्रोएंथोसायनिन्स ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ इंसानों को हेल्प करते हैं ये हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकृति ने अगर उनको इन अलग अलग फलों में, सब्जियों में डाला है तो क्यों डाला है? क्योंकि प्रकृति बहुत ही बड़ा इनोवेटर है। तो ये सारे जो कलर्स है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स है या फाइटोकेमिकल्स है, वो बेसिकली उन सब्जियों को, फलों को यूवी रेज के हानिकारक इफेक्ट से बचाते हैं। जैसे ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज हम देखते हैं, तो वो जहाँ पे होती है, बहुत ठंडा मौसम होता है और इनका डार्क कलर उनकी ऊष्मा कंटेन करने में लिए बहुत कारगर होता है, उन फलों को सर्दी से बचाता है। तो इस तरह से अगर प्लांट अपने प्रोटेक्शन सिस्टम को ये सारा डेवलप कर रहा है, तो अगर वो हम कंज्यूम करेंगे तो वो प्रोटेक्शन सिस्टम हमें एक्सटेंड हो जाएगा। तो इसलिए जरूर है कि हम इन्हें अपने आहार में लाएं। तो चलिए अभी एक हम लोग है ना, अलग अलग कलर में क्या स्पेसिफिक गुणकारी तत्व है ये जानेंगे। तो चलिए देखते हैं रेड कलर। तो रेड कलर देखते ही बहुत सारे लोगों का याद आएगा कि हम लोग जनरली सब्जियों में टमाटर यूज करते हैं, और आपने बहुत बार जब भी कुकिंग कर रहे होंगे देखा होगा कि जब हम टमाटर को थोड़ा गर्म करते हैं, उसका जो गहरा लाल रंग होता है और निखर जाता है और ब्राइट हो जाता है। तो ये होता है उसमें प्रेजेंट लाइकोपिन से, और ये बीटा कैरोटीन्स और इस तरह के लाल सब्जियों में जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही कारगर होते हैं। और ये होते हैं जनरली फैट सॉल्युबल, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत तड़के में उसको यूज करते हैं। तो देखिए साइंस किस तरह से हमने कुकिंग में डाली हुई है। और जब ये हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन्स जाते हैं, वो जनरली कन्वर्ट हो जाते हैं विटामिन ई में। और जब हम ये फैट में तड़का लगा के और गर्म करके करते हैं, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट होता है कि ये लाइकोपिन्स हमारे बॉडी के लिए बायो अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाती है और उसके गुणकारी तत्वों का उपयोग कर पाती है। वही अगर हम उसको ना गर्म करें या फैट के साथ ना ले, तो वो हम उतने पूर्ण मात्रा में उसको यूज नहीं कर पाते। हाँ, लेकिन ये है कि इसको पकाना है, उसको फ्राई नहीं करना, क्योंकि जितना आप उसको फ्राई करके हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे तो उतने कम उसके तत्व हो जाएंगे और डिग्रेड हो जाएंगे। और इन कैरोटीनॉइड्स में बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल्स को है ना कंट्रोल करने में, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के ऑक्सीडेशन के, वो कंट्रोल रखने में बहुत कारगर होते हैं। तो इसलिए ये कैरोटीनॉइड्स फैमिली, बीटा एलेनिन्स फैमिली हमारे लिए बहुत ही कारगर है। अब उसी तरह से हम देखते हैं कि क्लोरोफिल, तो अभी तो सर्दियां आने वाली है, सबके दिमाग में जल्दी से साग और पालक, मेथी, भिंडी, ये सारी चीजें आ रही होंगी।
तो इसमें क्या होता है पिगमेंट, इसमें कौन सा फाइटोन्यूट्रिएंट होता है? तो क्लोरोफिल तो होता है, हमने स्कूल में सबने पढ़ा है कि हरी पत्तीदार सब्जियों में या प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट, सूर्य की लाइट को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके उससे खाना बनाता है, प्लांट को एनर्जी देता है, और वही एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं। अगर साइंटिफिकली देखें तो क्लोरोफिल जो है उसका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है हीमोग्लोबिन का से, और अगर काम देखा जाए तो काफी सारा हीमोग्लोबिन जैसा ही है। तो क्लोरोफिल होता है इसलिए प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले पाते हैं, अपना खाना बना पाते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है इसलिए हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वो ऑक्सीजन सेल्स को देते हैं, ऊर्जा देते हैं। प्लांट अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं, और वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी उससे ऊर्जा लेती है, क्योंकि उन्होंने वो फिक्स करके रखी है उसमें। तो ये क्लोरोफिल सिर्फ यही नहीं करता, तो क्लोरोफिल में और भी अच्छे गुण हैं, जैसे एंटी डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्स तो आपको पता है, सब लोग आजकल करते हैं बॉडी डिटॉक्स टू गेट रिड ऑफ दी फ्री रेडिकल्स। इसके साथ साथ क्लोरोफिल में एंटी इंफ्लेमेटरी भी गुण होते हैं, जो हमारे इन्फ्लेशंस को कम करने में मदद करते हैं, हीलिंग में मदद करते हैं। तो आपने बहुत बारी देखा होगा कि जब आप किसी बीमारी से उठ रहे हो और हरी पत्तीदार सब्जियां खाने की आपको एडवाइस की जाती है, और उसके बाद आप काफी रिकवरी में मदद भी मिलती है। तो चलिए अभी देखते हैं अगला कलर। तो अगला कलर फैमिली बहुत बड़ी है, ऑरेंज टू पर्पल। तो इसमें तो अगर आप सोचने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगेंगी, पंपकिन से लेके आपके बैंगन तक, और जो डेली प्लस ले रहे होंगे उनको अभी पर्पल कैरेट की भी याद आ रही होगी, बीटरूट की भी याद आ रही होगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो इसमें होते क्या है, कौन से पिगमेंट्स होते हैं? एंथोसायनिन्स एंड प्रोएंथोसायनिन्स। अगेन ये एक और तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स है जो हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देते हैं, सेल प्रोटेक्शन करते हैं। कभी आप लोगों ने कैमोमाइल टी पी होगी तो देखा होगा कि ब्लू कलर की होती है, और किसी को उसमें नींबू डाल के, जैसे लेमन टी पीते हैं वैसे पीने की आदत होती है। तो जैसे ही आप ये करोगे उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप नींबू डालते हो उसमें एसिड पीएच बन जाता है, तो उससे एंथोसायनिन का कलर चेंज होके पिंकिश हो जाता है। अगर वो अल्कलाइन होगा तो वो आपको पर्पल ब्लूइश दिखेगा। तो बहुत सारे फ्रूट्स को आप कोरिलेट करेंगे तो आप जान पाएंगे, अच्छा ये फ्रूट थोड़े से एसिडिक होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरीज पूरी पकी नहीं होती है तो आपको थोड़ी खट्टी भी लगती है, वो तो वो एसिडिक होती है, वो पिंक दिखती है। एंथोसायनिन होता है पर पिंक दिखती है। बैंगन देखोगे, बैंगन में भी एंथोसायनिन होता है, वो पर्पल या डार्क ब्लू, जिस तरह से आप उस कलर को मानते हो उस वैसे दिख रहा होगा। तो उसका पीएच रेंज थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए उसका कलर उस तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये सारे गुण जो है इनमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन और हार्ट हेल्थ के लिए काफी मदद करते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मदद करते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए सपोर्ट करते हैं। अभी अगला नंबर है ऑरेंज टू येलो। अभी हमने हमारा सीजन गया गर्मी का, जिसमें हमने बहुत सारे आम खाए, जिसमें डेफिनेटली हमें क्रिप्टोथैंजिन मिला। हमने बहुत सारे अभी पाइनएप्पल मिल रहे हैं, उसमें होता है। ऑरेंज का सीजन शुरू हो रहा है जिसमें कि ये क्रिप्टोथैंजिन आपको मिलेगा। तो ऑरेंज को हम जानते हैं विटामिन सी के लिए, लेकिन जो कलर आता है उसका इन एंटी फाइटोकेमिकल्स के वजह से आता है। तो ये सारी चीजें विटामिन ए का सोर्स है। और विटामिन ए जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही गुणकारी होता है, फैट सॉल्युबल है, और इसमें
हमें बीटा कैरोटीन मिलता है, जो बॉडी में जब जाता है वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, और विटामिन ए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फाइटोन्यूट्रिएंट है, जिसके वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे इम्यूनिटी, और लंबे समय तक जो बीमारियां होती है, क्रॉनिक बीमारियां, तो इस तरह के बीमारियों में इस तरह के आप फल और सब्जियां खाएंगे तो बहुत ज्यादा, इवन पंपकिन इस कैटेगरी में आता है। तो इसमें हमें जो कैरोटीनॉइड्स मिलते हैं, तो उसको हम बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर के इस तरह से यूज कर सकते हैं। बीमार हो और तब आप उसका इलाज कराएं, तभी भी आप आपकी कुछ ऊर्जा खो देते हो। लेकिन अगर बीमार ना हो, अगर हम हेल्थ जोन में रहे, इस तरह से सोच के अगर हम खाना खाएं और इस तरह के फल सब्जियां हमारे खान पान में रखे, तो वो एक संतुलित आहार होके हमारे बहुत हद तक हमें क्रॉनिक बीमारियों से दूर रख सकता है, ताकि हमारी हेल्थ उस जोन में जाए ही ना कि जिससे हम बीमार पड़े। ठीक है, अभी चलते नेक्स्ट फैमिली जो है वाइट ब्राउन कलर, जैसे कि गार्लिक। गार्लिक आप लोग सब जानते ही होंगे कि उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है हार्ट हेल्थ के लिए। और गार्लिक अगर जो भी खाते होंगे उनको पता होगा कि जैसे ही आप उसको कूटते हैं, काटते हैं, एक स्पेसिफिक सल्फर टाइप का गंध आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसमें जो वाइट कलर का पिगमेंट है, एलिसिन बोलते हैं उसको, उससे वो आता है। तो उसमें कुछ कंटेंट सल्फर भी होता है और इसीलिए वो टिपिकल स्मेल आता है। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगने के बहुत सारे कारण है। वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसलिए सर्दियों में जरूर इसको खाते हैं कि इससे ऊर्जा मिलेगी, और है ना, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन ये एलिसिन जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है हीट और स्टोरेज को। तो जैसे ही आप उसको हाई टेम्परेचर में करते हैं तो डिग्रेड हो जाता है, उसके बाद आपकी स्मेल वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि एलिसिन डिग्रेड हो गया है, तो वो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में आपको बायो अवेलेबल रहेगा या आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट करेगा। जैसे अगर उसको आप ज्यादा स्टोर करके रखते हैं तभी भी उसका स्मेल कम हो जाता है, मतलब एलिसिन डिग्रेड हो जाता है, उसके गुण उतने नहीं रहते। तो वैसे तो हम सबको पता ही है कि खाना ताजा खाना चाहिए, ज्यादा रखना नहीं चाहिए। तो उसका एक रीजन ये भी है कि आप आपके जो खाना आपके पोषण के लिए ले रहे हैं उसके पोषण कम ना हो, इसलिए जल्दी से खाए और हो सके तो उसी टाइम बनाए। तो अभी आपको जो मैंने बताए वो सारे के सारे रेंज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। एंथोसायनिन्स, बीटा एलेनिन से लेके बीटा एलेनिन्स, कैरोटीनॉइड्स, बीटा कैरोटीन्स, क्लोरोफिल, सब कुछ है। तो हमारा प्रोग्राम तो गट रीसेट है और अभी हम सब अलग अलग कलर्स का और न्यूट्रिएंट्स का बात कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे बहुत बड़ा हमारा गहरा संबंध है हमारे गट रीसेट से। तो ये सारी चीजें जो हम खाते हैं, अगर हम देखते हैं कि जैसे मैंगो ग्रीन होता है तब हम ज्यादा यूज नहीं कर पाते, ज्यादा खा नहीं पाते उसको, ज्यादातर चटनी या ऐसे थोड़े बहुत चीजों में यूज करेंगे, पर जो पक जाता है पीला हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसके पिगमेंट्स चेंज हो जाते हैं, उसमें बीटा कैरोटीन, एंथोसायनिन्स की मात्रा बढ़ जाती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। और जब हम उस स्टेज में मैंगो खाते हैं तो वो अच्छा होता है। लेकिन वही आप अगर देखो कि वो मैंगो जो एक प्रॉपर राइप कंडीशन है, उससे और 1-2 दिन बाद आप खाओ, एक तो आपको उसका टेस्ट नहीं आएगा और दूसरा उसके बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफी डिग्रेड हो गए होंगे, तो उसके वजह से भी वो टेस्ट चेंज आपको लगता है और उसकी जो हमें गुण होते हैं वो भी कम मिलते हैं।
तो ज्यादातर हमें ये चाहिए कि जब हम लोकल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ले तो वो हमें ज्यादा फायदा करता है, क्योंकि जब से वो अपने प्लांट से निकले हैं और हमारे पास आए हैं उसका डिस्टेंस कम है, तो ये जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है कम होता है उसमें, और उसके जो बेनिफिट है वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। मतलब अगर मैं अपने किचन गार्डन से निकाल के कुछ खाऊं, मोस्टली मेरे को 99% उसके सारे गुण मिलने की आशा है, अगर मैं उसको ओवर कुक ना करूं। लेकिन वही अगर मैं कोई चीज बहुत दूर से, मे बी 2000 किलोमीटर दूर से आए, कम से कम 15 दिन तो उसको लगे होंगे, और फिर उसके बाद उसमें कुछ डिग्रेडेशन हुआ होगा, तो अगर हम कहते हैं कि इसमें 20% ये बेनिफिट मिलता है या 30% ये होता है एक खाने से, तो शायद मुझे उतना नहीं मिले, उससे 50% कम ही मिले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये जो सारी फल सब्जियां हमारे खाने में इस्तेमाल करें, ज्यादातर सीजनल हो और ज्यादातर ताजी हो। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ, मैं जो ले रही हूँ बहुत दूर वाला नहीं है, और है ना, अच्छी कंडीशन में, जो मुझे पोषण उस लेवल का दे पाएगा। तो यही है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताया कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी टॉक्सिक और डिटॉक्सिफिकेशन वाले कारगर चीजें हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर बेनिफिट्स का हमारे गट रिसेट से किस तरह से संबंध है। ठीक है, तो आप यही सोच रहे थे कि गट रीसेट है, लेकिन अभी गट में क्या इफेक्ट होता है इन सब का, इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई है। तो अभी हम यही देखेंगे। तो एलिसिन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, इन सब के बारे में हमने अभी क्या सीखा कि ये जो होते हैं हमारे प्लांट सोर्स से जो आते हैं, तो वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो गट के बारे में अभी आपने बहुत सारा पिछले 6 दिनों में सुना है, और आपको पता है कि जैसे हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स होता है, वैसे ही हमारे गट के सेल्स को और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होता है जिसको कि म्यूकोसा बोलते हैं। हाँ, और गट के अंदर फिर हमारे ये माइक्रोबायोम्स होते हैं। तो क्या होता है, ये बैक्टीरियाज के साथ गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया या वायरसेस सभी होते हैं, और जो बैड होते हैं वो जनरली ट्राई करेंगे कि आपके गट के इंटरनल स्किन पे अटैच होने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे कैन ग्रो। तो ये जो म्यूकस का काम होता है उसको रोकना और पैथोजेंस को कम करना, और ये ना हो, इसलिए जब हम लोग ये अलग अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली, जिसको कि साइंटिफिक भाषा में प्रीबायोटिक्स भी बोलते हैं। प्रीबायोटिक्स क्यों? क्योंकि ये जो है खाना है प्रोबायोटिक्स का। तो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट के लिए हेल्दी रखने के लिए जरूरी है, तो वो जरूरी है और वो पर्याप्त मात्रा में रहे, इसलिए उनको खाना भी पर्याप्त मिलना चाहिए। तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, जो फाइबर है, ये सारी चीजें इन गुड गट बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स को हेल्दी रखने के लिए, उनकी लेवल एक अच्छे मात्रा में हमारे गट में रखने के लिए मदद करती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट जो गुण होते हैं इनके, वो भी हमें मदद करते हैं कि जो गट का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे। और इसलिए ये इन बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने में, ग्रो करने में हमारे गट में, बिकॉज वो जो बैक्टीरियोइड्स के जो मेटाबोलाइट्स है जिसका हमें अच्छे से बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए अच्छा वातावरण निर्माण करके रखते हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो हम इसकी कैसे प्लानिंग करें? देखिए, आप हर चीज की स्ट्रेटेजी बना रहे, अभी आप इस प्रोग्राम में आए तो अपने अपने हेल्थ के गोल्स बनाए होंगे, अपना एक प्लान बनाया होगा, तो उस प्लान का एक हिस्सा है आपका खान पान। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि उस खान पान के लिए भी हम एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे आप इतने दिनों से सुन रहे हैं कि हमारे पास 5 सर्विंग्स होनी चाहिए डेली फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, तो आप उसको कैसे प्लान करेंगे? आपके ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन बिटवीन स्नैक, इसमें आप उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? तो आपको हमेशा सोचना है, इमेजिन करना है कि मेरे को 2 सर्विंग्स मेरे फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की मेरे प्लेट में रखनी है। कि 50% ऑफ माई प्लेट शुड बी एटलीस्ट प्लांट बेस्ड, सो दैट मेरे को जो फाइबर चाहिए, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, जो मेरे को फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, डिफरेंट तरह के जो पिगमेंट्स चाहिए, वो मेरे खाने में आए और उसका बेनिफिट मुझे मिले। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो जाए कि लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर में आप उसको नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाए, तो उसको स्नैक के टाइम पे यूज करें। अगर आपने किसी दिन लंच स्किप किया है और बाद में आपको भूख लग गई, तो आप सोच सकते हैं कि आज, अच्छा मैंने आज कुछ पीले कलर का नहीं खाया, चलो आज मैं ये खा लेता हूँ, ऑरेंज खा लेता हूँ। तो उसको से आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। जब भी आप जाएं आपकी ग्रोसरी और वेजिटेबल की शॉपिंग के लिए, क्या आप अपने कार्ट की तरफ देखें कि कितना कलरफुल है मेरा कार्ट, है ना? जिंदगी रंगीन करनी है तो प्लेट तो रंगीन करनी पड़ेगी। तो आप इमेजिन करें कि मैं अपना दिन का खान पान किस तरह से प्लान करूं और किस तरह से सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स से उसको मेरा प्लेट को कलरफुल करूं। बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आते हैं जिससे हमें बड़ी दुविधा हो जाती है कि अब मैं कैसे अपने डाइट को कंट्रोल करूं। किसी पार्टी में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाना होता है, किसी फैमिली इवेंट में जाते हैं, तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि वहां पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मेक श्योर कि आप अपना उस इवेंट का, उस फंक्शन का जो खान पान करें, उसमें आप सैलेड्स को पहले यूज करें। Make sure that you are using a lot of greens and the colored salads that you can use there. Fruit चाट जनरली होती है और बहुत सारे तरह के सैलेड्स होते हैं। तो उस टाइम पे हमें देखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी है कि हेल्दी लिविंग, तो मुझे उस हर एक स्टेज पे, हर एक ओकेजन जो चीट हो सकता है, उस पे मेरे को अपने आप को सतर्क रखना है और उस तरह से हमें करना है। और दूसरी चीज, जैसे हमने देखा कि लोकल या सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल हम ज्यादा यूज करें, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा है ना फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उसके लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, जितने भी सारे हमें मिल सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास यही होगा कि आप अपनी प्लेट का पिक्चर ले और दिखाए आपके कम्युनिटी को कि देखिए मैं कितना कलरफुल खा रहा हूँ और कितने बेनिफिट ले रहा हूँ। तो जैसे आप अपने वार्डरोब के टाइम प्लान करते हो ना कि मेरे पास सारे कलर्स हो, वैसे ही आपके खाने में भी आप प्लान कीजिए कि बहुत सारे कलर्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर पाऊं, जो कि नेचुरल हो, मेरे को नेचर से मिल रहे हो और उसके वही बेनिफिट्स मुझे मिले। तो चलिए खाना फुल कलरफुल करते हैं और जिंदगी में हेल्थ के रंग भरते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वाति, इतना अच्छे से आपने समझाया कि कलर्स का स्पेसिफिकली हमारे खाने में कितना महत्व है और ये कितना जरूरी है। और हम अपने प्लेट को भी कलरफुल बना सकते हैं अगर थोड़ा सा प्लानिंग करें कि हमें क्या क्या चीजें अपने डाइट में रखनी है, क्या क्या चीजें मार्केट में अभी अवेलेबल है।
सो जैसा स्वाति ने शुरुआत में इतने अच्छे से कहा था अभी कि विंटर्स आने वाली है, तो आप देखिएगा आप कहीं भी जाइए वेजिटेबल स्टोर में, फ्रूट स्टोर में, आपको सब कुछ इतना कलरफुल दिखेगा। एंड आपको बस उसमें से चूज करना है कि आपका प्लेट भी आप अच्छे से कलरफुल बना पाए। जैसे डॉक्टर श्याम ने भी शुरुआत में बहुत अच्छे से उन्होंने एक स्टडी के बारे में बताया, जहाँ ये बताया कि प्लांट बेस्ड फूड कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके हेल्थ को, राइट। सो ये जो बैलेंस है ऑफ प्लांट बेस्ड फूड एंड एनिमल बेस्ड फूड, ये बहुत जरूरी है टू हैव अ हेल्दी लाइफ, राइट। सो जैसा स्वाति ने एक और लाइन यूज किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, दैट इज अगर लाइफ आपको कलरफुल बनानी है तो प्लेट भी आपकी कलरफुल होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जितना आपका प्लेट कलरफुल रहेगा आपका लाइफ भी उतना ज्यादा कलरफुल बनेगा। सो अब चूज आपको करना है, ऑप्शन आपके पास इतने सारे हैं। सो जैसा अभी हमने सुना कि कलर्स कितने इम्पोर्टेंट है फॉर फूड, अभी हम अपने सेशन के दूसरे पार्ट पे मूव करेंगे, विच इज वर्कआउट। अगेन अलोंग विद फूड, हमने इन सारे दिनों में देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है अपने लाइफ में रखना, विच इज अ बैलेंस डाइट, हेल्दी हैबिट्स। सो इन हेल्दी हैबिट्स में एक और बहुत हेल्दी हैबिट है, दैट इज वर्कआउट। सो आज का वर्कआउट अगेन स्टार्ट करने के लिए प्लीज हेल्प मी वेलकम, जो हमें हर रोज इतने अच्छे से मोटिवेट करके, इतने अच्छे से हमें सपोर्ट करती है, इतनी नई नई चीजें हमें सिखाती है। Please help me welcome Meenal Pathak on the virtual stage. Meenal, can we have you? Thank you, Pinky. Hello everyone, a very warm welcome to today's session. आइए सेशन स्टार्ट करते हैं एंड हम स्टार्ट करेंगे कुछ वार्म अप मूव्स ऑन द मैट। तो आप सभी मैट पे आ जाइए। इनफैक्ट अगर आप मैट यूज नहीं करते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज अ कॉटन शीट, 2-3 बार उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए सो दैट वो आपको एक अच्छा सा सपोर्ट बना पाए। हम ग्लूट ब्रिजेस से स्टार्ट करेंगे विच इज ऑन द मैट, एंड कोशिश करेंगे कि आप अपने कोर मसल्स को आप अच्छे से एंगेज करें, क्योंकि आई थिंक अब सबको समझ आ गया है कि कोर मसल्स होती क्या है और कितनी पावरफुल होती हैं। अगर आप पूरे दिन इन मसल्स को यूज करके रखेंगे, आपका पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, और आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी दिन भर की ऊर्जा रहती है आपके अंदर कुछ भी काम करने की, प्राण एनर्जी एंड ऑल, वो सब इंप्रूव हो जाएगी जस्ट बाय वॉचिंग योर कोर मसल्स, कि आप किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से चलते हैं, स्लम्प तो नहीं करते, बहुत ज्यादा अंदर झुक के अपने शोल्डर्स को रोल करके तो नहीं बैठते हैं, एवरीथिंग। आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसा पोज है, वो सभी लोग जो अपनी कमर दर्द के लिए परेशान रहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव। आप ये बात समझिए कि जो आपकी कोर की मसल्स हैं वो एक्चुअली एक सपोर्ट ग्रुप है आपकी रीढ़ की हड्डी। ये होती आगे है बट ये एक सपोर्ट ग्रुप है आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को कोई चीज सपोर्ट कर रही है तो ये सारी मसल्स हैं। अगर आप इन कोर मसल्स को हमेशा ढीला ही छोड़ के रखेंगे, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी पे इस चीज का सारा दिन प्रेशर रहेगा। अगर मैं इस वक्त अपनी मसल्स को यूज करके सीधा नहीं बैठूं और ऐसे हो जाऊं, तो इसका मतलब क्या है? पूरी रीढ़ की हड्डी पे सारा प्रेशर आ रहा है, सारे ऑर्गन्स भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे है ना, दे आर ऑल क्राउडिंग आउट ईच अदर। सो द आइडिया इज कि अगर आप बैठे भी हैं तो अच्छे से कर कोर को एंगेज करके बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी को भी इतना ही फायदा है। तो ये कुछ अलग नहीं है। अगर आप कोर का प्रोग्राम कर रहे हैं, हम गट रीसेट फेस कर रहे हैं, जिससे हम बहुत सब कुछ कोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आप ये सभी के सभी पोजेस आराम से कर सकते हैं। सिर्फ जो आपकी रेंज है वो आप वो रखेंगे जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज बहुत ऊपर तक आपके लेग्स या हिप्स चले जाएं, बट हाँ कंसिस्टेंटली करेंगे तो बॉडी बहुत जल्दी इन सभी मूवमेंट से एंड्योरेंस इंक्रीज करके उस फेज में आ जाएंगे। तो कोर को एंगेज करेंगे, नाभि को अंदर लेकर जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर, अंदर ले जाने के बाद ऊपर की तरफ, अंदर और ऊपर स्क्वीज करके रखेंगे। फिर से सांस लेंगे अंदर, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरी जो कमर थी वो पूरी मैट पे थी। मैंने एक बार भी स्पाइन को ऐसे आर्च करते हुए ऊपर नहीं उठाया, मतलब कोर की जो मसल्स हैं वो पूरा टाइम एंगेज थी। तो सांस लेना, सांस छोड़ने से
आपकी रीढ़ की हड्डी का कोई कनेक्शन नहीं। आप सभी मसल्स को एंगेज करते हुए सांस ले भी सकते हैं और सांस छोड़ भी सकते हैं। सांस लेंगे एक बार, सांस छोड़ते हुए ऊपर। जब आप ऊपर जाएंगे तो अच्छे से स्क्वीज करेंगे, एंगेज करेंगे मसल्स को। फिर धीरे से नीचे, पूरी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से तार के, मतलब कि यहाँ गैप नहीं चाहिए, स्पाइन का बैक से पूरा कनेक्शन होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो अपने हाथों को ऐसे खींच दीजिए, लेफ्ट कीजिए हाथों को, आधी बॉडी को ऐसा फील कीजिए कि ऊपर की थ्रू पुल हो रही है, और बाकी अपनी लेग्स को कंटेन रखेंगे, मतलब ना अंदर की तरफ गिरेगी ना बाहर की तरफ। पंजे से घुटना, घुटने से हिप्स सब अलाइन रहे। फिर सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। होल्ड करके रखेंगे 5 के बाद, एंगेज करके रखेंगे, स्क्वीज करके रखेंगे। आप हाथों को नीचे भी पकड़ सकते हैं, बट ऐसा करने से कई बार आपके शोल्डर्स में प्रेशर आता है। तो अगर आपके फ्रोजन शोल्डर्स है या यहाँ पेन है तो आप अपने हाथों को नॉर्मल भी रख सकते हैं, साइड में भी रख सकते हैं। ऊपर रख के आप अपनी स्पाइन को और अच्छे से खींच सकते हैं। फिर धीरे से वापस। इस बार हम जब सी कर्व कोर होल्ड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट वाली वेरिएशन से ऊपर आ जाए। मतलब फर्स्ट वेरिएशन ये थी कि आपके पंजे भी नीचे है, हिप्स भी नीचे है, स्पाइन भी नीचे है, आप सिर्फ कोर को एंगेज करके ऐसे लेते हैं। इस बार हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप अपने पंजों को 90 डिग्री रखेंगे, कोर भी आपकी एंगेज है, बट हल्का सा जहां तक आप आ सकते। तो लेग्स आपके 90 डिग्री पे है, नाभि आपके अंदर की तरफ स्क्वीज्ड है, आपके ग्लूट्स भी एंगेज्ड है, और होल्ड करके रखेंगे आप। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि इस मूवमेंट में आपके हाथों का प्रेशर नहीं है। आप होल्ड अपने हाथों से खींच के नहीं कर पाएंगे, होल्ड आपका कोर से ही है, लेकिन एक हैक है जो आप बहुत कम यूज करेंगे। उसका मतलब कि अगर आपको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आप नहीं होल्ड कर पा रहे हैं ऐसे 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी नीज के पीछे हाथ रख सकते हैं। आइए 1 मिनट का टाइमर लगाते हैं। सो 1 2 3 स्टार्ट। ये अभी बहुत इजी वेरिएशन है, मैंने आपके घुटने मुड़वा दिए, इसका मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई प्रेशर नहीं। और आप ध्यान रखिए, इससे आपके बिल्कुल भी हाथों से ऐसे खींच के रखने से आप होल्ड नहीं कर पा रहे, सांस को जोड़ के रखने से ऐसे आप होल्ड नहीं कर पा रहे। जितनी लंबी गहरी सांस अंदर लेकर छोड़ेंगे उतना इजीली होल्ड कर पाएंगे। करिए। बिल्कुल। और अगर किसी को इस तरह से गर्दन पे प्रेशर आ रहा है, अपने दोनों हाथों से आप सपोर्ट भी दे सकते, लेकिन जो होल्ड है वो कोर की पावर पे है। 45 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। अच्छा, अब हैक बता देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने पाम से यहाँ पर हल्का सा सपोर्ट दे सकते, 5 सेकेंड, और फिर दोबारा छोड़, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं। आप अपनी कोर की मसल्स को एंगेज करके ये समझिए कि किस तरह से इस फॉर्मेट में आप होल्ड कर सकते, अच्छे से होल्ड कीजिए। एंड 1 मिनट। हमेशा कोर मूवमेंट के बाद आप वापस सीधा मैट पे आएंगे, कमर के साथ सीधा खड़े होकर नहीं बैठेंगे, रिलैक्स कीजिएगा अपनी स्पाइन को एक बार। मैट हिप स्विचेस करेंगे दोनों साइड 90 डिग्री, लेंथन करेंगे, स्विच करेंगे, मतलब कोर से लेकर पूरी आपकी ओब्लिक्स को भी साइड पे लेंथन करेंगे, स्विच करेंगे दोनों साइड अच्छे से। उसके बाद जब आप सेंटर पे आएंगे, हम इसका नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे, इसका नाम है 100। सो एज द नेम सजेस्ट, इसको 100 टाइम्स किया जाता है, बट बहुत इजी होता है। इसमें आपको लगातार मुंह से सांस छोड़नी है, ऐसे करके कोर को एंगेज करके रखना है और अपने हाथों से डिप्स करना। सो
कोशिश करेंगे कि सिर्फ फ्लैप नहीं करेंगे अपने रिस्ट से, ना ही एल्बो से, यहां से रोटर से डायरेक्ट पूरे हाथ नीचे डिप करें। करें? बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट। लेट्स गो। एंगेज करके रखेंगे स्पाइन को, स्क्वीज करेंगे कोर को, और अपनी पूरी बॉडी में कुछ और नहीं मूव करेंगे। दैट्स द रियल थिंग। मतलब आप कुछ भी और मूव नहीं करेंगे, सिर्फ रोटर से, आपके शोल्डर से आपके हैंड्स डिप। ओके, लेट्स गो। अ नाइस डीप इनहेल। वो सभी लोग जब नीचे से ऊपर उठ के नहीं आ सकते, आप ऊपर आके बैठ जाइए और नेगेटिव मूवमेंट में पीछे जाइए। मतलब आप ऊपर आके बैठ के नेगेटिव मूवमेंट में पीछे जाइए। पॉजिटिव मूवमेंट इन द सेंस कि आप यहाँ पर हैं और फिर आप यहाँ से उठ के बैठते हैं। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर आके नहीं बैठ सकते हैं, बहुत आराम से ऊपर बैठिए, एंगेज कीजिए, देखिए कहां तक आप जा सकते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 more, शोल्डर से हिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60। सांस कैसे लेंगे? ट्वेंटी मोर, मतलब 80। लास्ट 10 1 2 3 4 5 6। फोर को एंगेज करके रखिए। 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्क्वीज करके नीचे वापस मैट एंगेज कीजिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है स्पाइन में इस तरह से, तो रिलीज करते हैं। पवन मुक्त आसन करेंगे, घुटने को फोल्ड करके पास में लाएंगे। देखिए कहां तक आप ला सकते हैं। ऐसे प्रेशर लेने से घुटने में दर्द होता है, तो पीछे से फोल्ड कर लीजिए और स्ट्रेच कर लीजिए। आप अपनी लेग को आइडियली पूरा सीधा करेंगे। अगर सीधा नहीं होता है तो हल्का सा फोल्ड करके रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि पूरा का पूरा आपके जो लोअर लंबर स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो मैट पे रहे। तब आप ले जाके इसको अच्छे से स्क्वीज करें। इसी तरह से दूसरी साइड। रिस्ट से प्रेशर नहीं लगाएंगे, आपका जो कोर है उसको पूरा अंदर की तरफ खींचेंगे। देखिए कहां से जाता है। फिर ये थाइस का प्रेशर, ये सिर्फ अपनी रिस्ट से ऐसे करके खींचने का प्रेशर नहीं है। यहां से एंगेज कीजिए, पूरा मसल को स्क्वीज कीजिए, ये पूरी थाइस को स्क्वीज करके लेकर आइए, फिर स्ट्रेच कीजिए। अगर हो सके तो अपने पंजों को भी खींच दीजिए। अभी हमने 100 किया है, तो मैं आपकी अपर बॉडी को ऊपर नहीं उठा रही हूँ। रिलैक्स कीजिए अपनी पूरी सर्वाइकल स्पाइन को। सर का जो निचला भाग होता है ना, या तो अपने बालों को बिल्कुल ऊपर बांध के रखिए या फिर खोल लीजिए। जब भी आप कुछ भी ऐसी मूवमेंट करते हैं, तो जो लोअर पार्ट ऑफ आपका हेड होता है, सर का निचला भाग, वो हमेशा मैट पे रहना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ चिन टक। मैं साइड में देखकर बात करती हूँ, बट आप सभी अपनी चिन को ना चेस्ट से लगा कर, चिन टक, आईज टू द लेग्स, स्क्वीज कर, होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस बाहर, रिलैक्स करेंगे स्पाइन को अच्छे से। ग्रेट। आइए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इस बार अपने पंजों को थोड़ा और खोल लेंगे, मतलब वी जैसे बनता है ना, यहाँ पर सेंटर है और इस तरह से वी बाहर। आपके दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्क्वीज करते हुए हम आगे जाए, स्क्वीज करते हुए हम आगे जाएंगे। अगेन वो सभी लोग जिनको ऐसा करने से झटका आ रहा है या ऐसे उठ नहीं सकते, हम नेगेटिव मूवमेंट भी करेंगे, बट अभी मैं आपको जस्ट सिखा रही हूँ कि वी सिटअप मूवमेंट है कैसे और इसमें अपने कोर को कैसे एंगेज करना है। सो व्हाई आई एम सेइंग वी, बिकॉज आप जब इस तरह से टांगों को रख के क्रंच अप करते हैं, तो आप अपने कोर से ज्यादा अपनी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर डालते हैं। जब आप अपने लेग्स को वी में खोलते हैं और फिर पीछे जाते हैं और ऊपर आते हैं, तब आप अपनी कोर को एंगेज, ठीक है, वी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी हील्स को मैट के अंदर अड़ा के रखें, अंदर की तरफ गड़ा दीजिए, ठीक है, और सपोर्ट मिलेगा आपको ऊपर।
लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कोर भी एंगेज हो। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आप नीचे से ऊपर आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे से ऊपर नहीं आ सकते तो यहाँ पर बैठे हैं, हाथों को आगे रखिए, देखिए कहाँ तक नीचे जा सकते हैं, फिर वापस आ जाइए। जहां तक नीचे जा सकते हैं फिर वापस आ जाइए। हाँ, मतलब मैं पूरी बैठ पे ही जा रही हूँ, बट आप इतना भी जाके वापस, बस ये, यस, पूरा कोर को तान के अंदर वापस। सांस लेने की प्रक्रिया आपको अटेंशन से ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हो जाएगा। सांस छोड़ने की प्रक्रिया बहुत अच्छी से। कोई भी अपने लेग्स को, अपने पंजों को उसी तरह की सपोर्ट नहीं देगा। सोफों के नीचे, बेड के नीचे किसी से नहीं पकड़वाएंगे। आई नो दिल से ऐसा करते हैं लोग बहुत क्रंचेस में कि आप मेरे पाँव पकड़ लो, मैं ऊपर आ जाती। नहीं, आपको अपनी कोर से खुद ऊपर आना है। और जब आप ऊपर आएंगे तो कोशिश करेंगे कि ये जो कंधे हैं ये ऐसे रोल नहीं है बिल्कुल भी। आपका जो फोरहेड है वो भी ऐसे नहीं, पूरे अच्छे से खुल के, शोल्डर्स रोल्ड बैक है, चेस्ट बिल्कुल लिफ्टेड रहेगी, फोरहेड बिल्कुल स्टेबल रहेगा, ऐसे नहीं। तो सांस लीजिए, अपने अपर बॉडी को जकड़ के नहीं, सांस को पूरा अंदर खींचिए। हाँ, कोर की मूवमेंट कीजिए, अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए, यहाँ से नेक से कुछ भी मूवमेंट नहीं। ठीक है, आइए 20 करते हैं लगातार। नेगेटिव कर लीजिए या नीचे से ऊपर आ जाए। सो हाथों को पीछे लेके आते हुए 1 2, अच्छे से खींचते हुए ऊपर आएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, आगे मैट पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से किया सर। तो ये पहला सेट था हमारा कोर वर्कआउट का, जिसमें हमने क्रंचेस किए। रिलैक्स करके भी करेंगे, जरूरी नहीं है कि मैंने कहा 20 करेंगे तो हम सभी 20 करें लगातार। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटिन्यूअसली 20 नहीं होगा तो 10-10 करके भी आप रेंज पुल कर सकते हैं। रिलैक्स करेंगे, एक बार दोनों हाथों को फोरहेड के नीचे रखिए, लंबी गहरी सांस। तो योग इज ऑल अबाउट बैलेंस, और ऐसे ही बैलेंस हम अपनी प्रैक्टिसेस में भी लेकर आते हैं। तो अगर हमने कोर या बोट आसन, नौकासन की आगे की मूवमेंट की है तो जरूर कोशिश करके इसकी बैक मूवमेंट करने के बाद ही आप अपना साइकिल खत्म करें। हाँ? आप पहले सिंपल भी कर सकते हैं, स्विंग्स पोज। हाथों को ऐसे रखिए, शोल्डर के नीचे एल्बो को रखिए, स्क्वीज करेंगे लेग्स को ऊपर नीचे, सांस ले लीजिए। कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथ से, हथेलियों से अपने चीक्स को कवर करें, ऐसे। लंबी गहरी सांस अंदर बाहर। आइए भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथों को साइड पे रखेंगे, स्क्वीज करते हुए एंगेज करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, रोल करेंगे। ऐसे लॉक नहीं करेंगे एल्बोस को, रोल करेंगे, मतलब ये नहीं, ये पीछे की तरफ। और वापस दोबारा लंबी गहरी सांस अंदर, यहीं से वापस।
चाइल्ड पोज में जाएंगे, अपने हिप्स को अपने एंकल्स तक लेकर जाएंगे। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बनाने में। तो जब तक ऐसा नहीं हो रहा, किसी कुशन को स्क्वीज करिए यहाँ पर, है ना, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। देयर इज नो रश, कोई भी रेस नहीं है, रिलैक्स करेंगे। और अगर आप इस तरह से चाइल्ड पोज में जाके आपको लगता है कि आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो सिंपल 1 मिनट के लिए शवासन, सिर्फ अपनी जितनी भी अच्छी सी एक एनर्जी क्रिएट की है उस एनर्जी को अंदर ध्यान कीजिए पूरा। एक स्पाइन ट्विस्ट भी कर लेते हैं हम, स्क्वीज करेंगे पूरा अच्छे से, ट्विस्ट करेंगे लोअर बॉडी को और ऐसे ही अपर बॉडी। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ऐसे ही दूसरी साइड, ऊपर कोर को एंगेज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और पीछे। रिलैक्स करते हुए सेंटर में, रोल करते हुए साइड पर। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप हम जिस तरह से धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहे हैं, आप कन्वीनियंटली कर पा रहे होंगे। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस होता है, फीडबैक होता है, वी आर मोर देन वेलकम, आप सब कुछ हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप रॉकिंग, हैव अ ग्रेट डे। और इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने फिटनेस का लेवल और बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच मीनल फॉर सच अ वंडरफुल सेशन, एंड आई एम श्योर कि आप सबने भी बहुत एंजॉय किया मीनल के साथ। एंड एंजॉय करते करते ये जो नई नई चीजें हम सीख रहे हैं एवरी डे, दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे। विश यू अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू एवरीवन।